रिसेंटली तूने न्यूज़ में देखा होगा कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में फिर से टेंशन चालू है, वॉर चालू है। और वॉर की शुरुआत तूने देखा कि वो न्यूज़ में हुआ कि वो मस्जिद अक्सा में घुसे और बहुत बेरहमी से लोगों को मारे। फिर रिटेलिएशन में फ़लस्तीन से कुछ रॉकेट उनके अंदर मारे उन्होंने इसराइल में। फिर इसराइल ने कुछ रॉकेट मारे उनके उसमें। अब ये वॉर तो क्या है, लेकिन एक वन साइडेड ही है ये, क्योंकि इसराइल बहुत पावरफुल है और फ़लस्तीनी बहुत कमज़ोर है। उनके पास ना अपनी आर्मी है, ना रॉकेट है। छोटे मोटे वो रॉकेट सस्ते लेके आते मारते हैं। और इसराइल के पास क्या है ना, कि एक टेक्नोलॉजी है आयरन डोम बोल के, उससे वो तकरीबन जो रॉकेट्स फ़लस्तीनी फायर करते हैं तो वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं उसको। और दुनिया जानती है, जग जाहिर बात है कि कितना इसराइल टेक्नोलॉजी में, उसमें पावर में बहुत आगे है। लेकिन अपने यहाँ के जो लोग हैं, जब ये न्यूज़ देख रहे हैं मीडिया में, व्हाट्सएप पे, या न्यूज़ भी तो कवर कर ही रहे हैं, तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये ऐसा घुसते हैं मस्जिद में, है ना, मारते लोगों को जुल्म करते हैं। फिर बाद में उन्होंने क्या करे, जुल्म मारे करे उनको, और बाद में इजरायली मिलिट्री के प्रोटेक्शन में वहाँ से जूज़ ने, इजरायली जूज़ ने एक रैली निकाले, राइट। उनको प्रोटेक्शन बराबर है, लेकिन इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और इनके हालात एक्चुअली वहाँ पे ना बहुत क्या बोलेंगे, एकदम एक इंसान को एक जलील करने वाली जो हरकतें हैं, जो निज़ाम है वैसा वाला है। जगह जगह पे इनको चेक पॉइंट्स रहते हैं फ़लस्तीनियों को अपनी टेरिटरी में भी क्रॉस करने के लिए। पूरी आर्मी इनके चेक पोस्ट लगा के बैठती है। वहाँ पे उनके पासपोर्ट चेक करेंगे, उनको सताएंगे। यहाँ तक कि एक केस मैंने सुना था, एक छोटे गांव, मतलब गांव है ना, छोटी जगह है वो, तो एक मोहल्ले की औरत दूसरे मोहल्ले में गई एक फ्यूनरल के लिए वो गई, अब चेक पोस्ट से गई। जब वो चेक पोस्ट से वापस आने लगी तो इन्होंने वापस नहीं आने दिया उसको। तो कई महीने वो इस गांव में फंस गई थी, उसके बच्चे ये वो सब वहाँ पर फैमिली, और वो पूरे रमज़ान वहाँ परेशान रही। ऐसे कई जुल्म वो करते लोगों पे। और ये रमज़ान में घुस के मस्जिद में मारने वाली जो हरकत है, ये तो मामूल है हर रमज़ान का। वो टेक्निक उनकी बहुत मेंटल हरासमेंट करना चाहते, वो चाहते कि फ़लस्तीनी मर जाए। देखो कोई कौम एकदम से ख़त्म तो होती नहीं, तो वो चाहते कि खुद मर जाए, थोड़े हम मार दे और ये डीमोरलाइज हो जाए कौम। अब वो कौम डीमोरलाइज होती नहीं, क्योंकि कोई भी कौम गिव अप नहीं करना चाहती अपना राइट, क्योंकि वो देश तो उनका ही था। ये बाद में आके बसे और इनके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। तो हर रमज़ान का ये मामूल है, ये तो है ही। वहाँ के मोहल्ले अगर तू देखेगा ना, तो ऐसे मोहल्ले हैं कि गलियाँ हैं, अब गलियों के दोनों साइड में हाई से टावर्स बने हुए इसराइली सेटलर्स के। सेटलर्स बोलते हैं उनको, जो वहाँ के नहीं हैं, जो आए बाहर से हैं, दूसरे देशों से। इसराइल की एक पॉलिसी है, अगर तुम यहूदी है तो तुम इसराइल में सिटीजनशिप ले सकते फ्री। उनके प्रोग्राम्स चलते हैं। वो तुमको टिकट्स भी देते, तुमको मतलब जमा करते, तुम्हारी काउंसिलिंग करते, आओ इसराइल में बसो। वो बसाते कहाँ उनको, फ़लस्तीनियों के एरिया में, ज़बरदस्ती। उनको उनके घर से निकालते फ़लस्तीनियों को और इसराइलियों को बसाते, तो इसको बोलते सेटलर्स। तो वो सेटलर्स हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, नीचे से जो फ़लस्तीनी जाते हैं तो उनके ऊपर कचरा फेंकते हैं, उनके ऊपर पेशाब फेंकते हैं। इतना कि वहाँ पर एक नेट डालनी पड़ी उनको गलियों के ऊपर। फ़लस्तीन के जो और गवर्नमेंट है, उसने, छोटी मोटी गवर्नमेंट है, उनकी कुछ पावर तो है नहीं, एक नेट डाली हो तो नेट के ऊपर गिरता कचरा। तो अब अगर तू इंटरनेट पे सर्च भी मारेगा ना, तो को दिखेगा वो कि कैसा कचरा वो फेंकते हैं। तो एकदम जलील करने वाली उनकी टेक्निक है जो वो फ़लस्तीनियों के साथ करते हैं। और रॉकेट मारते, और इतने एम्बोल्डेड हैं, इतने वो क्या कहेंगे उसको, बेबाक है उसमें, कि किसी से डरते नहीं हो। जैसे कि थोड़ा भी कुछ कहीं हो जाए ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो अमेरिका, यूके, यूरोप, ये बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, उनके तरफ से बयान आने शुरू हो जाते हैं। इंडिया में भी, इंडिया के लिए इंटरनल अफेयर्स में भी वो लोग कमेंट करते हैं। हर जगह उनको फद्दे में टांग डालने की आदत है। लेकिन इसराइल को कुछ नहीं बोलते। इसराइल जो चाहे वो करता है फ़लस्तीनियों के साथ, ये एकदम नॉर्मल बात है उनके लिए, ये वो करते रहते हैं। और वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट है कि वो मस्जिद अक्सा में 3 होलीएस्ट साइट्स है वहाँ पे। एक तो क्रिश्चियंस की है, तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलते हैं वहाँ पर, वहाँ हुई थी। वो उतने कंपाउंड में ही है, वो एक ही कंपाउंड है। फिर मस्जिद अक्सा है जो मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत है, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट, रिलीजियस साइट है। फिर जूस के लिए भी है कि वहाँ पर उनकी एक टेम्पल थी, टेम्पल ऑफ सोलेमन बोलते हैं उसको। टेम्पल ऑफ सोलेमन बोलते हैं, जो 2 बार डिस्ट्रॉय हुई है हिस्ट्री में। एक बार नबुकट नसर नज़र बोल के एक बहुत बड़ा बादशाह था, जिसने इनको उनकी वो जेरूसलम में वो गिरा दिया था टेम्पल, और इनको कैदी बना के लेके गया था।
दूसरी बार भी किसी ने गिराया था। अब उसकी सिर्फ एक वॉल बची हुई है, जो वॉल पे वो जाके उनकी इबादत ये वो करते हैं। अब उनका क्या टारगेट है कि उनको यहाँ एक थर्ड टेम्पल बनानी है, ठीक है। अब थर्ड टेम्पल बनानी है तो मस्जिद अक्सा गिरा के उनको बनानी, ये उनका एजेंडा है। और ये एजेंडा ऐसा नहीं है कि कोई ढकी छुपी बातें हैं, ये खुला वो बोलते हैं। जो अभी नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है उनका, उसके पहले जो एक प्राइम मिनिस्टर था वो फार राइट का था, वो तो खुले में बोलता है कि हमको करना है। और ये सारी प्लानिंग और ये सारी जो चल रही है उनकी एक्शंस, ये उसी मकसद के तहत करते हैं लोग। अब इनमें ध्यान रखने वाली बात ये कि सब जूस एक जैसे नहीं है। जूस में ये जाइनिस्ट जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ये बहुत खतरनाक लोग हैं, जो ओरिजिनल और क्या बोलेंगे, जो एकदम रिलीजियस जूस जो है, वो तो इज़राइल के फॉर्मेशन को ही नहीं मानते। वो बोलते इज़राइल बनाना ही नहीं चाहिए था। वो बोलते हमारी बुक्स के हिसाब से इज़राइल हमको नहीं बनाना है, हमारा मसीहा आएगा वो बनाएगा। ये क्या इन्होंने बना दिया और ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं और यहूदियों का नाम ख़राब कर रहे हैं, हमारी धर्म का नाम ख़राब कर रहे हैं, ऐसा उनका। तो उनके अंदर भी एक इख्तलाफ है। तो ये जो लोग हैं ये जाइनिस्ट लोग हैं, जाइनिस्ट जूज़ हैं जो ये सब काम करते हैं। जो रिलीजियस जूज़ हैं इनके अंदर ज़्यादा करके वो शामिल नहीं। यहाँ तक कि अभी फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा तो वो भी फ़लस्तीनियों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे कि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। क्योंकि देखने वाली बात है ना, कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो थोड़ी भी उसमें सच्चाई बाकी हो तो वो देख ही रहा है कि क्या जुल्म हो रहा है। बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं, कैसे मारते हैं वो आप वीडियो देखो, कितना ब्रूटली वो मारते हैं और नफ़रत है उनके दिल में भरी हुई। तब आप अपन अब देख रहे हैं कि ये जब न्यूज़ आ रही है ना, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो अपने यहाँ के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और वो शेयर करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्पेशल। तो इससे मेरे को लगता कुछ फ़ायदा है नहीं, शेयर करने से क्या होगा, पूरी दुनिया देख रही है भाई, वो तमाशा तो सभी देख रहे हैं। लेकिन सब चुप है, यूएस चुप है, यूके चुप है, जो भी सुपर पावर्स है आज की डेट में वो चुप है। तो हम लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि ये चुप क्यों है, क्या है डायनामिक, कि क्या ऐसी क्या साठगांठ है इनकी कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे कुछ बोलते नहीं, जो कि सबसे बदतर ह्यूमन राइट्स वायलेशन वही होता है ना। अब कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट कुछ करती तो यूएस चोच मारता है ना। एज कंपेयर टू अगर जो देखेंगे जो इजरायली कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट वैसा, इंडियन मिलिट्री इतना तो नहीं करती है ना। वो तो एक इंटरनल स्ट्रगल है एक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जिसके वजह से वो टेररिज्म ये वो चलता रहता है ये वो। लेकिन वहाँ तो पूरा वन साइडेड है, पूरी एजेंडा है, पूरी एजेंडा के तहत वो काम कर रहे हैं। तो ये बात समझने की है। अब यूएस सुपर पावर है, तो अब इसकी कड़ियाँ मैं थोड़ी थोड़ी जोड़ता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि भाई कि क्या कड़ी है, ये हिस्ट्री क्या है इनकी, कैसे ये पावर में। तो इनके ऊपर हाथ है अमेरिका का, है ना। अमेरिका है सुपर पावर। अमेरिका सुपर पावर क्यों है? क्योंकि अमेरिका का डॉलर सुपर है। डॉलर के वजह से अमेरिका सुपर पावर। डॉलर जो है वर्ल्ड की रिज़र्व करेंसी मानी जाती है। मतलब हर गवर्नमेंट दुनिया की कुछ डॉलर अपने पास ख़रीद के रखती है एज एन एसेट, कि आड़े बीड़े को काम आएगी। दुनिया में ट्रेड करना है तो उससे करना है, ऑयल ख़रीदना है तो डॉलर से ख़रीदना है। दुनिया का हर चीज़, वो डॉलर इतना पावरफुल है ना। इतना पावरफुल है कि अगर एक तौर पे अगर हम सोचें, और ये सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है, कि हम भी अमेरिकन डॉलर्स और अमेरिकन सिटीज़न के खर्चे उठाते हैं, पूरी दुनिया उनके खर्चे उठाती है। अब ये बोलेंगे कैसे? अब आप देख लो कि पैंडेमिक के टाइम पे अमेरिका ने $3 ट्रिलियन छापे और अपनी जनता में बांट दिए। कितने छापे? $3 ट्रिलियन। ट्रिलियन डॉलर्स कितने होते हैं? कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखना आपने। अब वो छापे बाय द वे इंडिया की इकोनॉमी है $3.5 ट्रिलियन। उतने उन्होंने डॉलर छापे और बांटे अपनी पब्लिक को। अगर इतना पैसा, या इससे क्या बोलेंगे 1/3 भी अगर पैसा कोई और देश छापता तो वो दिवालिया हो जाता। उन्होंने छाप के बांटे तो उनका दिवालिया क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि वो रिजर्व करेंसी, वो डॉलर अपने आप में एक प्रोडक्ट है। वो मार्केट में आएगा तो लोग लेंगे उसको, लोग खरीदेंगे, लोग डॉलर जमा करना चाहते हैं। इंडिया जब ट्रेड करता है या कोई भी कंट्री जब ट्रेड करती है तो उसको जब डॉलर जो रिसीव होती है, जब वो माल एक्सपोर्ट करता है और उसके पास डॉलर आते हैं तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, वो डॉलर को जमा करके रखता है अपने रिजर्व के अंदर।
तो इसलिए अब डॉलर बांटेंगे। अब जब पब्लिक के पास पैसा आएगा तो पब्लिक क्या करेगी? खर्चा करेगी, पब्लिक परचेस करेगी। अब पब्लिक ने परचेस किया तो क्या हो गई? अमेरिका में डिमांड हाई हो गई, राइट? जब भी खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते तो डिमांड हाई हो जाती। डिमांड हाई हो जाती तो क्या होता है? चीज़ों के रेट बढ़ जाते, इन्फ्लेशन शुरू होता है। अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसकी पूरी वजह सिर्फ यही है कि इन्होंने डॉलर को क्या किया? डॉलर छाप के बांट दिया। अब इन्फ्लेशन हो गया तो अब हम भी महंगे में खरीद रहे हर चीज़, क्योंकि अब कंपटीशन हो गया ना इंटरनेशनल मार्केट में। ऑयल ये वो जितनी भी चीज़ें हैं चाइना से आ रही है, यहाँ से आ रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, तो प्रेफरेंस वो देंगे जो ज़्यादा पैसे दे रहा है। तो अभी आपको भी महंगा खरीदना है ना? ऐसे अपन भी उनकी ऐशो इबरत और ऐश और आराम के लिए अपन खर्चा करते हैं। अब महंगाई जब बढ़ गई तो अब जब वो जो अब ये भी एक ख़ास बात है, अब ये समझने की बात है, कैपिटलिस्ट सिस्टम की समझने। गरीब के पास पैसा है, गरीब ने पैसा खर्चा कर दिया, ठीक है, गरीब ने पैसा खर्चा कर दिया कोविड में। अब वो पैसा फिर चले गया किसके पास? बिजनेसमैन लोगों के पास। वो ऐसे रहता, पैसा कितना भी मार्केट में आप छोड़ो, इक्वालिटी नहीं आती। वो बराबर जहाँ जाना है, जो बिजनेसमैन है, जो इंस्टीट्यूट्स है, जिनके कंट्रोल है, उनके पास पैसा चला जाता। तो फिर एक तरफ तो ये इन्फ्लेशन हो गया जो कि अमेरिका का किया कराया है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हुआ? पैंडेमिक की वजह से कई बिजनेसेस बंद हो गए, इकोनॉमी कम होने लगी। इकोनॉमी कम हुई, लोगों के पास पैसा आना कम हुआ, लोगों की जॉब जानी शुरू हुई। तो लोगों ने क्या किए? इन्वेस्टमेंट करना बंद कम कर दिए। जैसे तेरे पास एक्स्ट्रा मनी रहेगा तो तू शेयर बाज़ार में इनकम करेगा, इन्वेस्ट करेगा तो तेरी इनकम होगी। तेरे पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है, तूने शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, तो क्या हो गया? कंपनीज़ को फंडिंग आनी कम हो गई। तो जो फंडिंग आनी कम हो गई, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं तो वो भी शेयर मार्केट से कमाते हैं। शेयर जब नीचे जा रहे हैं, जब प्राइस अप नहीं जा रहा, तो वो अपना पैसा है उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। अब वो अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? दो चीज़ें हैं जो बहुत स्टेबल है जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, वो है डॉलर और है गोल्ड। इसीलिए आप देख रहे हो कि अभी डॉलर का भाव ऊपर चला गया और गोल्ड का भाव भी ऊपर चला गया। डॉलर का भाव ऊपर चला गया तो अपना रुपया भी कम हो गया। यहाँ तक कि बीच में जब वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली थी कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर स्ट्रांग हो गया है, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया उनका, बहुत मीम्स बनाए हैं। लेकिन उस बात में सच्चाई थी कि इन्वेस्टर जब डॉलर्स खरीद रहे, अमेरिकन बॉन्ड्स खरीद रहे, तो उसका स्ट्रांग होना ज़रूरी है, स्ट्रांग हो ही जाएगा। तो कराया इसने, इन्फ्लेशन लाया अमेरिका ने, है ना। लेकिन आज की डेट में वो अय्याशी में है और हम उनकी भुगत रहे हैं, उनके वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ जो भी है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अमेरिका के ऐशो आराम के लिए भी खर्च करते हैं, उनके मेहनत वहाँ पे जाती है। तो ये एक समझने की चीज़। अब ये मैंने एक ऊपरी आपको एक समरी में बोला मैंने तेरे को, अगर देखो ज़्यादा समझने का तो अपन स्टडी करनी चाहिए, है क्या नहीं। तो अमेरिका इतना पावरफुल है ना। अब अगर इसराइल को कोई रोक सकता है तो ये यूएस, ऐसा लोग समझते हैं। अमेरिका इतना पावरफुल है, लेकिन अमेरिका भी डेट में है। अभी तो थोड़े दिन को देखना कि जब भी नया प्रेसिडेंट आता है अमेरिका में, वो डेट सीलिंग को हाई करता है। उनके पास एक सीलिंग है, भाई इतना डेट लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं? और हाई कर देते और डेट लेते। अब ये सुपर पावर है, ये किससे डेट में? ये भी सोचने वाली बात है, ये किससे डेट में? ये डेट में है ज़ाइनिस्ट लोगों के। जूस के अंदर जो ज़ाइनिस्ट लोग हैं, जो कि इतना जो रायता फैलाते दुनिया में, उनका डेट है अमेरिका के ऊपर। दे ओन एवरीथिंग। पूरे पॉलिटिशियन, अमेरिकन पॉलिटिशियंस और जो यूके के पॉलिटिशियंस हैं, वो सब इनके कंट्रोल में है, क्योंकि इनको इलेक्शन के लिए फंडिंग भी वही देते हैं। अमेरिका में अगर आप इसराइल के ख़िलाफ़ बोल दो तो आप छोटा सा इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, क्योंकि उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है वहाँ पे, बहुत ख़तरनाक लॉबी। तो अमेरिका पावरफुल तो है, मिलिटरीली पावरफुल है ना, इकोनॉमिकली पावर है, लेकिन उसकी गिरफ्त है इन ज़ाइनिस्ट के हाथ में, ऐसी बात। इसीलिए अमेरिका भी उनको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, अमेरिकन प्रेसिडेंट वो चुन के ही इलेक्ट होके ही आएगा, जब तक ये रहम नहीं करेंगे उसके ऊपर, ये उसको फंडिंग नहीं देंगे। ये दोनों रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों को फंडिंग देते हैं, इनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग रहती। अब प्रेसिडेंट बन भी गया और प्रेसिडेंट ने इनके हिसाब से नहीं चला, तो जितने जो नीचे सेनेटर्स है, कांग्रेसमैन है, वो भी उनके जेब में, तो बिल पास नहीं होने देंगे। तो वो
तो हमारे लोग जो रहते हैं, जो जनरली एक आम आदमी है, वो सोचता है यार अमेरिका ने कुछ करना चाहिए, या कोई बड़े पावर ने कुछ करना चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम खाली सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, इतना ही लोग समझते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो कोई कुछ करने वाला नहीं है, वो उनके ग़ुलाम है, वो उनके कंट्रोल में है। अगर कुछ करना है तो आपको करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा मतलब आप आजकल उठ के कुछ कर नहीं सकते, आपके पास पावर नहीं है, आपको एजुकेट होना पड़ेगा, आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी, आपको खुद इकोनॉमिक पावर बनना पड़ेगा, है ना। खुद ऐसे इंस्टीट्यूट जैसे कि वर्ल्ड बैंक और तुम्हारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उनके कंट्रोल में, जो देशों को लोन देते हैं। और देश को वो जब लोन देते, जब देश दिवालिया होने रखा तो अपनी शर्तें रखते हैं कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करो, ये लॉ ऐसा रखो, तब जाके दूंगा पैसे। तो इकोनॉमिक पावर है क्योंकि ये एजुकेटेड है ना। एक इंटरेस्ट बेस्ड एक ईवल चीज़ है इनके पास, उससे हमको बचना पड़ेगा, उसका साथ नहीं देना है हमारे को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने जब चलाया था इंडिया में, बहुत बड़ा मूवमेंट था ना, पढ़ते ना अपन हिस्ट्री बुक्स में, कि अंग्रेज़ों को हिला दिया क्योंकि हम आपके ट्रेड में कॉपरेट नहीं करेंगे, नॉन कॉपरेशन, है ना, कि भैया हम आपका कपड़ा नहीं खरीदेंगे, हम खादी बनाएंगे, है ना। यहाँ तक कि बच्चों ने जो बोलते हैं कि जब वो नॉन कॉपरेशन में चल रहा था तो इंदिरा गांधी छोटी सी थी बहुत, ऑब्वियसली वो तो बहुत पैसे वाले लोग थे, तो अपने जो पेरिस से इधर से आई हुई डॉल्स थी वो भी उसने जला दी थी, लोग जला रहे थे। तो वो समझो, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तुम भी कर सकते हो, लेकिन वो तुमको इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। वो तुम्हारे को ऐसी पॉलिसीज़ देखनी पड़ेगी कि ये कौन से ज़ाइनिस्ट इतने पावरफुल किस पॉलिसीज़ की वजह से होते हैं। जो मेन जो है उनकी, वो तो सूद ही है, और कोई कुछ और नहीं करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। वो अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा बहुत एक अच्छा शेर है, जो मतलब पूरी दुनिया घूमी उन्होंने, और उसके बाद फ़लस्तीनियों के लिए एक शेर बोला था। तो उसका एक पार्ट ऐसा है कि तेरी दवा ना जिनीवा में है ना लंदन में, फ़िरंग की रगे जहाँ पंजाए यहूद में है। जो फ़िरंगी है उनकी जहाँ पंजाए यहूद में है, तो तेरी दवा जिनीवा में नहीं है, लंदन में नहीं है, उनके तरफ मत देखो, आपको खुद खड़े होना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। और इसके लिए थोड़ी हिस्ट्री भी जान लो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा समझ लो चीज़ों को, पेशेंट रहो। गुस्सा करने से, चिड़चिड़ करने से, सोशल मीडिया पे गाली देने से क्या होने वाला है। अब हिस्ट्री को अगर तुम समझने की कोशिश करो तो एज अ कौम जूस की थोड़ी हिस्ट्री को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं, अपन सरासरी देख लो उसको। अब ये मिडिवल यूरोप में फैले हुए थे, यूरोप के अंदर फैले हुए थे मिडिवल टाइम्स में, जब यूरोप चलता था पोप के हाथ से, चर्च रूल करता था उसको। तो चर्च जब रूल करता था तो क्रिश्चियनिटी में भी इंटरेस्ट हराम है, तो चर्च ने वो बंद करके रखा था कि क्रिश्चियन किसी को देगा नहीं, डेट नहीं देगा इंटरेस्ट के ऊपर। वो बोलते थे कि क्रिश्चियन ने एक अपने भाई को जो है तो बिना इंटरेस्ट के डेट देना चाहिए अगर कोई मुश्किल में है। तो एक अच्छी बात तो वही है ना, आप अपने भाई की मदद करो बिना इंटरेस्ट के, लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं देंगे, वो हराम था, वहाँ पे बैन था, प्रोहिबिटेड था। तो जूस ने शुरू किया इंटरेस्ट पे पैसा देना। तो वो ऐसे थे कि हम दे सकते हैं, या हालांकि जूस की जो किताब है तौरा में भी ये मना ही था इंटरेस्ट में ट्रेड करना, लेकिन इन्होंने उसको चेंज किया। इन्होंने उसको चेंज कैसा करा बताए, उसमें उन्होंने क्या लिखे कि एक जू दूसरे जू को, अपने भाई को इंटरेस्ट पे लोन नहीं देगा, लेकिन दूसरे को दे सकता है। मतलब इनको शातिर देखो, इनको मालूम है कि वो ख़तरनाक चीज़ है, गंदी चीज़ है ना। तो इन्होंने क्या रूल को ट्विस्ट कर दिए कि भाई को मत दे, जू को मत दे, दूसरों को दे। इन्होंने चेंजेस कर डाले, उसको बुक ऑफ डिट्रोनमी बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली, मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, एक इंग्लिश में है वो, यू शैल नॉट लेंड ऑन इंटरेस्ट टू योर ब्रदर इंटरेस्ट ऑफ फूड और मनी और एनीथिंग विच इंटरेस्ट कैन बी चार्ज ऑन। ओके, अब इन्होंने ये एडिशन किया, यू मे चार्ज इंटरेस्ट टू अ फॉरेनर ब्रैकेट में नॉन जू बट नॉट योर ब्रदर। तो अब क्या हो गया कि जब क्रिश्चियन नहीं दे सकते थे, सिर्फ जू देते थे, तो जूस की क्या हो गई, इंटरेस्ट देने के ऊपर मोनोपोली हो गई, डेट देने के ऊपर मोनोपोली हो गई। वो मनी लेंड करते थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते थे।
और लेंडिंग कैसा है, लेंडिंग थोड़ी ज़रूरी भी है, एक नीड भी है ना इंसान की। जैसे कि फार्मर्स को बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती थी कि भाई एक फसल निकाल दी, दूसरी फसल पेरने के लिए, अब ये फसल नहीं बिकी है फॉर एग्जांपल, या बची है, बिकना बाकी है, लेकिन अब दूसरी फसल का टाइम आ गया, वो उसको पेरनी है, सीड के लिए पैसा चाहिए, खाद के लिए पैसा चाहिए, तो चाहिए ना उसको पैसा। अब क्रिश्चियन तो दे नहीं रहा, उसको लग रहा मैं क्यों दूँ फ्री में, तो वो जा रहा जू के पास, तो जू उसको लैंड कर रहा है। अब वो ज़माने में इंटरेस्ट रेट क्या था मालूम क्या? 30 से 300% तक का इंटरेस्ट रेट था, किसी को समझ ही नहीं थी, तो वो देते थे, तो उनकी एक मोनोपोली बन गई मिडीवल यूरोप के अंदर। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज थी, तो अलग अलग कंट्रीज़ में वो रहते थे। तो ऑब्वियसली अब जैसे कि अगर पिछली बार जब अपन ने बात करें पिछले एपिसोड के अंदर, कि जैसे जो भी लेंडिंग करेगा, जो भी इंटरेस्ट पे लेगा, वो हर चीज़ उसकी होने लग जाती है, वो सब ओन करने लगता है ना, इनडायरेक्टली वो कंट्रोल कर लेता है हर चीज़ को, उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है हर चीज़। तो जब ये जूस लैंड करते थे, लोगों की चीज़ों पे कब्जा कर लेते। अब बहुत सारे प्रॉपर्टी ओनर्स क्या हो जाते थे, जूस बन जाते थे, क्योंकि जो लोन नहीं पे रीपे कर पाया उसकी कॉन्फिस्केट कर लेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ गिरवी रखते लोग ये। तो धीरे धीरे ये बहुत पैसे वाले हो जाते थे। अब क्या हो जाता था, आम पब्लिक के अंदर रिजेंटमेंट शुरू हो जाता था कि ये साला जूस आए कल के, अब क्योंकि वो वहाँ के तो थे नहीं, वो तो फ़लस्तीन से, जेरूसलम से भगाए हुए लोग थे, तो लोगों का आम पब्लिक में रिजेंटमेंट शुरू होता था, ये जूस ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिए, ऐसा कर लिए, और देखो हमारे को ऐसा ऑपरेस करते। फिर क्या करते थे, पॉपुलर अपराइजिंग होती थी, और वहाँ का जो किंग होगा या वो भी रहता था, वो भी इसमें मिलके इनको वहाँ से हकाल दिया जाता था। ये कई कई शहरों से हकाले गए हैं, कई मुल्कों से हकाले गए। हमेशा आप देखोगे हिटलर तो आखिरी था, हिटलर के पहले जो हिटलर ने जो इतना इनके ऊपर जुल्म किया, ये रिजेंटमेंट यूरोप के अंदर उनके बहुत पहले से बन रही थी। लोग बोलते हैं ना, अरे कैसे यूरोप में इतने उनके लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किए कि नाचीज़ को बता दिए देखो यहाँ जू रहता है, क्योंकि ये रिजेंटमेंट ख़ानदानी था उनके अंदर। तो ये क्या करते, एक जगह से निकलते, दूसरी जगह जाके बसते, वहाँ फिर लैंडिंग का बिजनेस शुरू करते। कहीं कहीं वो किंग को भी साइड अपने साथ ले लेते, किंग को भी थोड़ा पैसा देते, लेकिन फिर वही हो जाता कि वो बहुत सारी प्रॉपर्टी ओन करने लगते, तो पॉपुलर अपराइजिंग हो जाती, तो फिर किंग भी इनका साथ छोड़ देता, फिर ये मारे जाते, हकाले जाते। तो इनकी कोई कंट्री नहीं थी, ये हर जगह से हकाले गए, जलील होते रहते थे इंटरेस्ट की वजह से। लेकिन इंटरेस्ट के अंदर प्रॉफिट इतना था कि उसको छोड़ नहीं सकते थे। और ये कोई बायस्ड हिस्ट्री नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अगर आप जूस हिस्ट्री भी पढ़ोगे, जो जूस के मुंह से भी सुनोगे, तो ये सेम हिस्ट्री है, कोई इसमें दो राय नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप बुक, बहुत फेमस बुक है शेक्सपियर की, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तूने पढ़ा होगा कि नहीं क्या मालूम, क्योंकि अपने स्कूल में तो पढ़ाते नहीं है सब, स्टेट बोर्ड में सीबीएसई वाले पढ़ते बेचारे। तो वो पूरी स्टोरी इसके ऊपर ही है, यूरोप का स्ट्रगल डेट से या इंटरेस्ट से कैसे बचने के लिए, और इंटरेस्ट की परेशानियों के ऊपर एक स्टोरी है वो। तो ये बहुत पॉपुलर था, तो इतना पॉपुलर है कि शेक्सपियर की किताब में भी उसने एक स्टोरी लिखी है, जो आज भी लोग उसको पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे जो यूरोपियन लोग थे वो क्या कहेंगे, अवेयर होते गए कि यार ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। फ्रांस का जो डिक्टेटर था नेपोलियन ने, बोलते हैं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा था, तो उसने बोला था भाई ये तो पूरी प्रॉपर्टी, पूरी संपत्ति निकल लेगा, इतना ख़तरनाक है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना चाहिए, अपन स्कूल में पढ़े लेकिन इतना समझता नहीं है, लेकिन अब जब देखते हैं उसके ऊपर बोलते हैं बहुत ख़तरनाक चीज़ है वो। तो उसने ये बोला था कि इतना ख़तरनाक ये है कि सारी प्रॉपर्टी डिवावर कर लेगा। यहाँ तक कि इटली में प्रेटो बोल के एक इकोनॉमिस्ट था, तो उसने एक ऑब्जर्वेशन करी थी इटली के अंदर। उसने देखा था कि 80% ऑफ द प्रॉपर्टी, 80% प्रॉपर्टी 20% लोग ही ओन करते हैं। ये उसकी स्टडी थी, गूगल करो आप, विकीपीडिया पे लिखा है प्रेटोस प्रिंसिपल। उसके पीछे उसने एक प्रिंसिपल बना दिया कि उसकी और थेरीज उसने फिर डेवलप करी कि जैसे कोई बिजनेस है या कोई एक आपकी ऑफिस की टीम है, तो 20% ऑफ द पीपल डू 80% ऑफ द वर्क, 20% लोग 80% काम करते हैं। तो उसने एक बहुत प्रिंसिपल इसके ऊपर बनाया, उसको और ऑडिशन की, लेकिन बेसिक उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी कि इटली में 80% ऑफ द प्रॉपर्टी 20% लोग ही ओन करते थे। तो धीरे धीरे यूरोप इससे जागा कि ये जो सूद का कारोबार है, इससे कैसे ये कब्जे में किया जाता है लोगों की चीज़ों को। तो ये ज़ायनिस्टिक जो लोग हैं ना, जो ज़ायनिस्ट है, जो ये दुनिया को चला रहे हैं, जो इजराइल को चला रहे हैं और लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, इनकी जान सूद में। इसरार साहब भी बहुत बोलते थे इसके बारे में कि इनकी जान सूद में, इनका तोता जो है ना, जिसके अंदर इनकी जान है, वो सूद है। आप
वो उस तोते की मुंडी मुरोड़ दो, वो अपने आप मर जाएंगे, वो अपने आप वो हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो नॉन कॉपरेशन अपने को करना है इंटरेस्ट के खिलाफ, क्योंकि कैसा है, इनको दुनिया कब्जा तो करनी है, दुनिया पे रूल तो करना है, लेकिन इनको दुनिया पे एक्चुअल रूल नहीं करना है, इनको गवर्नमेंट्स नहीं चलानी, क्योंकि भाई रूल करना किसी के ऊपर, किंग भी बनना या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलना ना, बहुत काम है उसके पीछे। आपको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, आपको पुलिसिंग देखना पड़ेगी, आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, आपको रेवोल्यूशन से लड़ना पड़ेगा, लोग तख्ता पलट करने की सोचेंगे, आपके पावर से निकालने की सोचेंगे, है ना। तो वो इतना ऑप्टिमम तरीका नहीं है दुनिया को रूल करने का, दुनिया पे कब्जा करने का, सूद ऑप्टिमम तरीका है। जैसे कि इसार साहब की जो बात वो है कि उन्होंने एक बयान में बोले थे कि जैसे कि घोड़ा है, अब घोड़ा बग्गी खींच रहा है ना, अब बग्गी पे बैठा हुआ जो आदमी है, एक्चुअल मालिक वो है, हाथ लगाम तो उसके है, घोड़े को लग रहा मैं चल रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक गुलाम है। और ऐसे ही इंटरेस्ट के थ्रू ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने आप को पावरफुल बनाया और इनके हाथ में लगाम है, और हम सबको बना दिया घोड़ा। तो निज़ाम ऐसा बनाओ, ऐसा उन्होंने सोचा कि मेहनत कम करना पड़े, मामला पूरा हमारे हाथ में रहे, कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में रहे। मिडिवल यूरोप के बाद जब जो हम बात कर रहे थे, उसके बाद में जब चर्च का पावर ख़त्म होने लगा, जब वो रेनेसांस उनके पास स्टार्ट हो गया, तो चर्च का पावर ख़त्म हो गया, तो वो इंटरेस्ट का वो ख़त्म हो गया, वो हराम जो था, है ना, चर्च की पावर भी ख़त्म हो गई। तो अभी और पावरफुल हो गए, इन्होंने बड़े बड़े बैंक्स इस्टेब्लिश करे, बैंक ऑफ इंग्लैंड सबसे पहला बैंक था, ये सारे बैंक्स इन्होंने इस्टेब्लिश करे और बैंक्स बहुत पावरफुल होने लग गए। तो जब यूरोप का एनलाइटनमेंट हुआ, जो उनको बोलते हैं अपने आप को, जो रेनेसांस हुआ, उन्होंने धर्म से हट के साइंस की तरफ वो बढ़े, फिर तो उनको पता चला कि यार ये बैंक्स बहुत पावरफुल हैं, तो उन्होंने क्या करे, बैंक्स को अपने कब्जे में भी ले लिया। मतलब उन्होंने अपनी क्या बोलेंगे, एक डील भी कर ली उनके साथ, बैंक्स के साथ, यूरोप ने। और उनका लीडर ऑब्वियसली इंग्लैंड था उस ज़माने में। और जैसे जैसे इंग्लैंड की या सल्तनत फैलती गई, जैसे भी अपने इंडिया में भी उन्होंने रूल करा, सबको कॉलोनीज़ बनाए, पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया ना यूरोपियंस ने। स्पेनियर्ड्स इधर गए, अमेरिका में इतना उन्होंने जुल्म किया, ऐसा वहाँ पे मारकाट की कि आज पूरा साउथ अमेरिका स्पेनिश बोलता है, उनकी कोई लोकल लैंग्वेज नहीं है। स्पेन में इतना सा यूरोप में पड़ा हुआ, अमेरिका बोल रहा हूँ, इंडिया में ये लोग इंग्लैंड से आ गए, है ना। पूरे यूरोप ने दुनिया पे कब्जा कर लिया, और उनकी जो इकोनॉमिक पावर थी वो थी ये बैंक्स। वो जो बैंक्स जिसके पास पूरी ताकत थी, क्योंकि प्रॉपर्टी वो ओन करते थे, और इन्होंने करेंसी को कर दिया पेपर पे कर दिया, उसके ऊपर पावर बन गई, उनकी इकोनॉमिक पावर बन गया यूरोप। फिर 1920 तक बहरहाल वो पेपर मनी चला, जिस पे गोल्ड का कनेक्शन था 1920 में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो यही इंग्लैंड ने इन जूस को इज़राइल कायम करने की परमिशन भी दी थी, उसको बोलते बालफोर्ड डिक्लेरेशन। 1948 में जूस को इसने परमिशन दी थी, इंग्लैंड ने, कि जाओ अपना देश बना लो बोल के। तो क्यों दी थी, क्योंकि रगे जो है पंजा यहूद में है उनकी, वो अक्सर में चलाते हैं। तो अपने लोगों को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, पेशेंस, यू नीड पेशेंस। दूसरी चीज़ है पढ़ाई और ख़ुद सुधरना। सुधरोगे भी जब पढ़ोगे। अब अपन लोग ऐसे हैं, और ये सबकी परेशानी बोलते हैं हर कोई, हाँ, ये कोई एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं, सब बोलते हैं हमारा धर्म सही है, लड़ने मरने तैयार है धर्म के लिए, धर्म की किताब ही नहीं पढ़ी। पढ़ी भी तो क्या, वो फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ी, समझा कुछ नहीं। तो पढ़ो, कुछ तो पढ़ो, दुनिया पढ़ो, दीन पढ़ो, धर्म की किताबें पढ़ो, और समझो कि कैसे लोग पावर डिराइव करते हैं, कहाँ से लोग, कैसे तुम उनकी गिरफ्त में हो, उनसे आज़ाद होना पड़ेगा तुमको पढ़ के, और तुमको सूद से बचना पड़ेगा। सीधी सीधी बात, 100 की एक ही बात है। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत एक्सट्रीम बोल रहे हैं कि यार ये अरे सूद से कैसे बचेंगे और नहीं है ये, तो आप रिसर्च करो, जो भी मैंने पॉइंट्स बोला ना उसके बारे में थोड़ा तू देख, जाके गूगल कर, तेरे को खुद समझ में आएगा। पिरामिड क्यों है डॉलर के ऊपर, पिरामिड से अमेरिकन्स का क्या लेना देना है, पिरामिड से जूस का लेना देना है, क्योंकि जो पिरामिड बनाए हैं पूरे जूस लेबर के ऊपर बना हुआ है। जो पिरामिड बन रहे थे, जो फिरौन था वहाँ का, इसने यहूदियों को गुलाम बना रखा था, बहुत ज़माने में, हज़ारों साल पुरानी बात। वो भूलते नहीं है, वो सिंबलिज्म, ये वो जितनी चीज़ें आपने स्टडी करनी है, स्टडी करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री थोड़ी समझो,
थोड़ा इकोनॉमिक्स को समझो, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, अब मेरे को भी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं समझते, लेकिन अपन थोड़ा थोड़ा स्टडी तो करते हैं। और नॉन कोऑपरेशन अपने को इंटरेस्ट के साथ करनी। फिर ये नकली बात नहीं करना, अगर आप इनका साथ देते हो, जाइनिस्ट लोगों का आप साथ दे रहे हो और सोशल मीडिया पे आप शेयर कर रहे हैं, तो ये हिपोक्रेसी है ना, ये मुनाफिकत है। और मुनाफिकत किसी को पसंद नहीं, कि साथ उनका पूरा दे रहे, इकोनॉमी में पूरा उनका इकोनॉमिक पावर आप उनको बना रहे हो, आप खुद पढ़ नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो, और बोल रहे हो कि अरे मैं सोशल मीडिया पे शेयर करूँगा तो कुछ रेवोल्यूशन नहीं आती उससे।